आज मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि संवाद है। फर्स्ट चैप्टर मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका था। तो अब हम लोग देखेंगे कि संवाद आखिर है क्या। आज इसको स्टार्ट करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके राइज हो सकते हैं, फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ जो आपको फ्यूचर में काम दे। मैं उन बातों पर चर्चा करूँगा। सॉरी फॉर मैंने बोला था कि मैप लाऊंगा, लेकिन मैप पर काम चल रहा है मेरा अभी, तो मैप जल्दी ही आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको संवाद वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवाद 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 का मतलब होता है कि किसी भी देश में एक या एक से अधिक स्तर का सरकार होना। दिस इज़ नोन एज फेडरलिज्म, मीन्स की संघवाद। ठीक है, ये 8 क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। मतलब इसका बस सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन पढ़े थे, मतलब हल्का सा शॉर्ट पढ़े थे कि संघवाद आखिर क्या होता है, इसका डिफिनेशन पढ़े थे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि संघवाद क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट लेसन था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। तो जो बेल्जियम था उसमें संघीय शासन प्रणाली थी, और जो श्रीलंका था उसमें एकात्मक शासन प्रणाली। मीन्स की संघीय शासन प्रणाली जिसमें संघ पर व्यवस्थित हो, और आपके एकात्मक शासन प्रणाली जो कि केंद्र सरकार के, जिसमें जो कि सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास ही होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे की ओर। तो आपके जो संघवाद है उसमें 2 प्रकार के शासन व्यवस्था आते हैं। पहला नंबर एकात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा नंबर संघात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें डिफरेंस आता है, मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डिफरेंस आता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार की शक्तिशाली होती है। मतलब कि एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे कोई एक देश है उसमें सिर्फ एक ही शासन हो, मतलब एक ही स्तर का शासक हो, वह एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर केंद्र सरकार ही एक शासन करने वाला शासक होता है। ठीक है, केंद्र सरकार यहाँ शक्तिशाली होता है। उसके बाद फिर इस व्यवस्था में शासन एक ही स्तर होता है। हम बताए थे आपको, अभी जस्ट बताएं कि इसमें एक ही स्तर का शासन होता है, और अन्य इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती है। मीन्स की जैसे हमारे भारत में राज्य सरकार और उसका फिर पंचायती राज व्यवस्था, ये सब हैं, तो वो एकात्मक सरकार में नहीं होती है। वह उसके छोटे छोटे रूप होते हैं और उसी के अधीन में काम करते हैं। उसके बाद फिर है इसमें संविधान के संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। मीन्स कि जैसे कोई भी लॉ बना है उसको फिर से बनाना, उसको ख़त्म कर देना, ये सभी का अधिकार आपकी केंद्र सरकार, मीन्स कि ओनली वन, जो कि केंद्र सरकार उसके पास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। वह है आपका केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार के आदेश देने का अधिकार है। मीन्स कि जो केंद्र सरकार है उसको प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, उन सभी सरकारों को आदेश देने का उसके पास अधिकार होता है। ठीक है, अब हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखें। अब हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार एवं उसके विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। मीन्स की कोई एक देश रहेगा जिसमें कुछ शक्ति आपके केंद्र सरकार के पास भी रहेगी और कुछ शक्ति आपके राज्य सरकार के पास रहेगी, मतलब कि उसके छोटे छोटे इकाइयों के पास भी रहेगी। इस शासन के में 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर है केंद्र सरकार, दूसरा है आपका राज्य सरकार। एक संपूर्ण देश के लिए सरकार वह केंद्र सरकार कहलाता है, और राज्यों के लिए राज्य स्तर पर सरकार वह राज्य सरकार कहलाता है। दोनों स्तर की सरकारें और अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र
होती है। मीन्स कि जो दोनों स्तर की सरकार हैं, मीन्स कि आपके ये केंद्र सरकार, सॉरी, ये आपके केंद्र सरकार और ये आपके राज्य सरकार दोनों ही अपने अपने अधिकार में, मतलब जितना उनका अधिकार है उन सभी क्षेत्र में वह स्वतंत्र होते हैं। मीन्स कि जो केंद्र सरकार है वह आपके राज्य सरकार पर कोई अंकुश नहीं रख पा सकता है, वह आप स्वतंत्र हो सकता है, वह स्वतंत्र होता है, हो सकता नहीं, होता है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। मीन्स कि जैसे हम लोगों ने एकात्मक शासन व्यवस्था में देखा कि केंद्र सरकार ही सभी चीज़ होता है, उसका पूरा मतलब उसको किसी भी अधिकार को किसी भी काम को करने का आदेश दे सकता है, लेकिन इसमें राज्य सरकार को कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। इसमें दोनों सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों का जवाबदेही होती है। अब देखें, बताते हैं कैसे होता है। देखिए, राज्य सरकार में अलग होता है और आपके केंद्र सरकार में अलग होता है। तो किस प्रकार से अलग होता है कि जैसे केंद्र सरकार का जैसे चुनाव होता है तो वह भी अलग लोगों के द्वारा होता है, वो भी कुछ लोगों के द्वारा, तो वह भी अलग अलग अपना वादा करता है चुनाव का, और केंद्र सरकार भी अलग अलग वादा करता है चुनाव का। तो उन सभी का जो भी वादा रहा वो अपने अपने अलग स्तर पर लोगों का जवाबदेही, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो संघीय व्यवस्था है उसके क्या विशेषता होती है। तो चलिए देखते हैं संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में प्रोबेबली आते ही रहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो इसको माइंड में रखना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या होती है। संघीय व्यवस्था जो कि आपका संघवाद ही कहलाता है। 2 या अधिक स्तर वाली सरकार, मैंने पहले ही बताया कि संघवाद वह सरकार होती है, संघवाद वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सरकार होती है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या अगला है। इसमें अलग अलग स्तर के सरकारों के पास अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे आपकी राज्य सरकार, पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र सरकार, इनके पास सभी अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। वह क्या है? कानून बनाना, कर वसूलना, प्रशासन, ठीक है। अब नेक्स्ट है संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व एवं प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जो आपके संविधान है, जितने भी सरकार हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आपके पंचायती राज व्यवस्था, उनके जितने भी अधिकार है उनके अस्तित्व और सुरक्षा का वह गारंटी देता है, ठीक है। अब है 4th पॉइंट, संविधान के मौलिक प्रावधान और बदलाव दोनों स्तर के सरकार की सहमति से ही हो सकता है। मीन्स कि जैसे कोई भी अगर संविधान है, देखिए कोई भी एक संविधान है उसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसमें राज्य सरकार का भी योगदान होगा और आपका केंद्र सरकार का भी योगदान होगा। तो दोनों सरकार की अगर सहमति रहा तभी बिल पास हो सकता है, तभी वह लॉ बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो संविधान में कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। तो इसमें दोनों सरकार का सहमति होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकार के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। मीन्स कि जो अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई भी बात पर, मुद्दा पर बातचीत छिड़ गई हो, मतलब लड़ाई हो गई हो, मतलब एक दूसरे से विवाद हो गया हो, तो वह उसका जो निर्णय करता है वह आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों के सरकारों के लिए राजस्व का अलग अलग स्रोत निर्धारित है। मीन्स कि राज्य सरकार अपना चलाने के लिए, स्तर के सरकार चलाने के लिए वह राजस्व का अलग स्रोत ले सकता है, जैसे कि कर हो गया, आयकर विभाग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब वह राज्य स्तर के सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके जो क्षेत्र राज्य सरकार जो आपके क्षेत्रीय हो गया वो कि जिस मतलब कि हम अभी का तो नहीं बता सकते हैं, मतलब जैसे अभी क्या हो गया, अभी जैसे कॉमन चीज़ क्या है जो कि मतलब हमारे राज्य सरकार में जाती है, वो हमारा जैसे पेंशन हो गया, ये सब हो गया, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हो गए जिसे पुराने ज़माने में कैसे कर हम लोग देते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। यह दोहरे उद्देश्य को पूर्ति करता है। क्या है? फर्स्ट है देश की एकता की सुरक्षा करना एवं बढ़ावा देना। मीन्स कि देश को संगठित बनाए रखना, देश को आपस में जोड़े रखने का
काम करता है और सेकेंड में इसको बढ़ावा देता है। उसके बाद फिर क्षेत्रीय विविधता को पूरा सम्मान कर रहा है। जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग विविधता पाई जाती है। मीन्स कि हर एक क्षेत्र का अलग अलग अपना विशेष प्रकार होता है, उसी उसी को सम्मान करता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि जो आदर्श संघीय व्यवस्था है उसमें उसमें दो पक्ष होता है, ठीक है। उसके दो पक्ष होते हैं। वो क्या है? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। मीन्स कि एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे को साथ रहना, ये आपके आदर्श संघीय व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो संघीय व्यवस्था है उसका गठन करने का तरीका क्या क्या है, किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यह मेनली दो तरीकों में होता है। तो वह कौन कौन से तरीके हैं वो हम देखेंगे। यह 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है कि आपके जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके गठन करने के जो तरीके हैं उसका उल्लेख कीजिए, उस पर विचार कीजिए, उस पर टिप्पणी डालिए। इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहला तरीका हम देखते हैं क्या है। दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। मीन्स कि देखिए, जैसे दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, जैसे कि देखिए बांग्लादेश, और फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं नेपाल, ये ऐसा नहीं, ये सब 3 स्वतंत्र राष्ट्र हैं। वह एक साथ हो जाएंगे और एक गठित इकाई बनाएंगे, मतलब एक बड़ा संगठन बनाएंगे जिसमें वह कुछ नियम तय करेंगे, ठीक है। वह उस प्रकार से हो सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर प्रांतों का समान अधिकार होता है। जो प्रांत लोग होते हैं उसका समान अधिकार होता है, इक्वल अधिकार होता है जितने भी प्रांत होते हैं। जैसे कि हाँ, ये वाला एग्जाम्पल आता है कि आपके जैसे पूछते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार से मतलब आपका शासन व्यवस्था स्थापित किया जाता है। एग्जाम्पल को एकदम माइंड में रखना है, एकदम एग्जाम्पल को दिमाग में रखना है कि आखिर है क्या। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये हो गया, फिर स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। ये पहले वाले तरीका में आता है। पहले वाले तरीका में क्या है कि देखिए कुछ राष्ट्र है जो कि मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कनाडा है, ये और भी कुछ है, तीनों आपस में मिलकर एक व्यवस्था बनाए। वह आपका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट है क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट है बड़े देशों द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, ठीक है। तो अब हम बताते हैं क्या। जैसे भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, देश है, उसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रीय विविधता हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। असम जाइएगा तो इस प्रकार से होगा, बिहार जाइएगा तो इस प्रकार से होगा। तो मतलब बहुत सारे आपके क्षेत्रीय विविधता हैं। ये विविधता है, ये इसके ये अलग हैं, ये अलग है, सब अलग अलग एक दूसरे में हैं। और उनको एक ध्यान में रखना, मतलब उनको साथ में बनाए हुए रखना, वह संघीय व्यवस्था का काम होता है। तो उसके अंतर्गत में आता है आपके दूसरा तरीका। अब इसमें क्या होता है कि राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। मतलब कि जो सेकेंड तरीका है उसके अंतर्गत राज्य सरकार को भी सत्ता मिलता है और केंद्रीय सरकार को भी सत्ता मिलता है। अब हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में एक अलग प्रकार का सरकार है जो कि स्थानीय सरकार है, उसको भी अपना अधिकार मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इस तरीका है उस तरीके के अंतर्गत कौन कौन से मतलब देश आए हैं, तो आपके भारत, बेल्जियम और स्पेन, ठीक है। इसमें राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। तो हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली कि जो मतलब जो केंद्र सरकार है वो तो मतलब प्रायः ताकतवर होते ही रहती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में देखें या इस शासन व्यवस्था में देखें, दोनों में तो मतलब संघीय शासन व्यवस्था में देखें तो दोनों में तो आपको केंद्र सरकार ज़्यादा मतलब मोस्टली पावरफुल रहती है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, मतलब कि अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा। और फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो कि सत्ता की सरदारी का लिंक है, प्लेलिस्ट है, वो अपलोड कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।